So dear students, in the last class we have discussed about the categories of languages, and in this way we have studied about the different types of programming languages. What is program, what is programming, what is the applications, what is the broad application of computer programming, and then after I have given the brief introduction of elements of programming language, and in this class we have discussed about the elements of programming language in detail. So elements of programming languages, elements of प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि हेडिंग्स आउटलाइन क्या क्या हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है कैरेक्टर सेट्स। कैरेक्टर सेट, अभी कैरेक्टर सेट क्या है, जो कि मैंने उस दिन बताया था कि ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड, इसके बाद में फिर डिजिट्स 0 to 9, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, ये सब अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हो गए। फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अब जैसे कि मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लेस देन और इक्वल टू लिखना है तो हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई भी कीबोर्ड में सिंबल नहीं होता, इसलिए लेस देन और इक्वल टू अगर हमको लिखना है तो इस टाइप से लिखेंगे हम लोग। इसी तरह से नॉट इक्वल टू अगर हमको लिखना है तो इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई कीबोर्ड में सिंबल नहीं, इसलिए नॉट इक्वल टू हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, एक एक्सक्लेमेटरी सिंबल के साथ में इक्वल साइन लगा देते हैं तो नॉट इक्वल टू हो जाता है। ठीक है ना, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कि एंड, और, नॉट, ठीक है ना, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। कंडीशंस वगैरह को ज्वाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि हैं @ या फिर हैश, या फिर एम्परसेंड, या फिर ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, कोलोन हो गया, लेफ़्ट एंड राइट पैरेंथेसिस हो गया, कर्ली ब्रेसेस हो गए, स्क्वायर ब्रेसेस हो गए, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। इन सारे चीज़ों से मिल करके बनते हैं क्या, कैरेक्टर सेट्स। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एलिमेंट है वो उसके कैरेक्टर सेट्स हैं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है आपका डेटा टाइप्स। सेकंड पॉइंट है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, अब जो डेटा टाइप्स हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है
कैरेक्टर, सेकंड है इंटीजर, थर्ड है फ्लोट और फोर्थ है डबल। डबल तो कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर टाइप डेटा होता है, कैरेक्टर टाइप डेटा जो है वो अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन इज सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, और सेकंड है स्ट्रिंग कांस्टेंट। दो तरह के कैरेक्टर टाइप डेटा होते हैं, एक होता है आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब देखिए सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि ए, तो ए जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। या फिर जैसे मान लीजिए हमने लिखा बी, तो बी एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने लिख दिया बी डबल ई बी, मधुमक्खी, तो वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब जहाँ पर सिंगल कैरेक्टर है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे APPLE एप्पल, तो ये एक स्ट्रिंग होगी। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा COMPUTER, तो ये एक स्ट्रिंग होगा, 8 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है ये 1 2 3 4 5 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग है। जैसे मान लीजिए लिखा कि मैंने एक यहाँ से एक सेंटेंस लिखा कि हेलो क्लास, ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, एक स्पेस हो गया, ये स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, तो 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए हमने लिखा केवल सी, तो वो एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है। फिर इंटीजर की अगर हम बात करें तो इंटीजर मतलब नंबर विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि 1, तो इसका मतलब ये है कि ये 1.0 है, तो इसका इंटीजर पार्ट ये है 1, और ये जो है आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है ना। तो जिस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है वो इंटीजर होता है। तो ये इंटीजर है। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा 10, या फिर मान लीजिए लिखा मैंने 15, या फिर मान लीजिए लिखा मैंने 20, ये सब इंटीजर है। तो कैरेक्टर समझ में आ गई बात, इंटीजर समझ में आ गई, द नंबर विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। अगर हम फ्लॉट की बात करें तो फ्लॉट का मतलब होता है, फ्लॉट का मतलब होता है अ नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1.5, तो ये एक फ्लॉट टाइप का डेटा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। समझ में आई ना बात। इसमें 1 जो है वो इंटीजर पार्ट है और 5 जो है वो डेसिमल पार्ट है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये टोटल जो नंबर होगा
ये होल नंबर जो होगा वो कहलाएगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ से 20.1, तो ये इंटीजर पार्ट होगा और ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा और ये जो टोटल नंबर जो कहलाएगा ये एक तरह का फ्लॉट होगा। समझ में आ रही ना बात? तो ये है आपका इंटीजर, कैरेक्टर इंटीजर, और इसके बाद में फिर फ्लॉट। अभी डबल के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो अभी कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर दो तरह के होते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसके बाद में इंटीजर हो गया। इंटीजर इज़ अ नंबर विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। फ्लॉट हो गया अ नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखिए डबल में क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कि, जैसे मान लीजिए लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5। मान लीजिए एक बहुत बड़ी वैल्यू लिखा हमने, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.23 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इंटू 10 टू द पावर 14 लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो इसी को, ये जो नंबर होगा वो एक तरह का डबल टाइप का नंबर है। डबल टाइप का नंबर है। डबल का मतलब होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विथ एक्सपोनेंट पार्ट। डबल का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विथ एक्सपोनेंट पार्ट। तो अगर हम इस नंबर की बात करें तो ये जो है ये इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट है। अगर इतने की बात करें तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट है। और अगर ये 10 टू द पावर 14 की हम बात करें तो ये क्या है, ये एक्सपोनेंट पार्ट है। एक्सपोनेंट पार्ट है। ठीक है ना? तो अगर इसी को हम कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1.23 e प्लस 14, जहाँ पर, अब ये तो समझ में आ ही गया, ये इंटीजर पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये एक्सपोनेंट पार्ट है। वेयर e stands for एक्सपोनेंशिएशन, वेयर ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है ना? अच्छा, अगर जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5, और अगर यही नंबर 1 अपॉन लिखा हुआ है तो ऐसे केस में ये नंबर हो जाएगा 1.23 इंटू 10 टू द पावर -14। ठीक है ना? तो इसको जब हम कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लिखेंगे तो लिखेंगे 1.23 e -14। ठीक है ना? क्योंकि इस तरह का सिंबल कीबोर्ड में नहीं होता है, इस तरह से ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का सिंबल नहीं होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये इंटीजर पार्ट है, ये इंटीजर पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये एक्सपोनेंट पार्ट है। ठीक है ना? तो ये, अब ये इंटीजर और फ्रैक्शनल को मिला देते हैं हम लोग, तो ये जो पूरा पोर्शन होता है, ये यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं मैंटिसा। मैंटिसा। और ये जो पोर्शन है ये बोलते हैं हम लोग
एक्सपोनेंशिएशन या एक्सपोनेंट पार्ट, एक्सपोनेंट पार्ट। तो ये डेटा टाइप्स हैं, ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं। वैसे बुलियन टाइप भी डेटा होता है जो केवल ट्रू स्टेट फॉर्म को बिलोंग करता है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर, इंटीजर, बेसिकली कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये 4 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। और ये प्रोग्राम में जिस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह का डेटा हम लोग वहाँ पे मानते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके डेटा टाइप्स। इसके बाद में फिर नेक्स्ट हम इसको रब करके बताते हैं। अभी जो हमने बताया फ्लोट इसमें डबल में कि 1 यहाँ से हमने अगर लिखा यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5, तो बाय मिस्टेक थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गई थी। ये आएगा आपका 8.1 समथिंग इंटू 10⁻⁻15। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे कंप्यूटर टेबल फॉर्मेट में, हालांकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी इसको करेक्ट कर दिया मैंने। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा 8.1 E - 15। यहाँ पे ये मैंटिसा होगा और ये एक्सपोनेंट पार्ट होगा। ये मैंटिसा है, मैंटिसा, और ये एक्सपोनेंट पार्ट, एक्सपोनेंट पार्ट, ठीक है ना। इसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, ये समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के पहले एक टॉपिक और समझिए कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद में ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस पे चलेंगे हम लोग। तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अब देखिए वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते क्या हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए वेरिएबल्स क्या हैं कि वेरिएबल्स आर द वैल्यूज which can be changed during the execution of program. While the constants are the values on the other hand, constants are the values fixed values कर लीजिए, fixed values which cannot be changed during the execution of program. ये तो वेरिएबल्स आर द वैल्यूज विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे कि मान लीजिए हमने एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे कि a = 10, या फिर मैंने लिखा यहाँ से b = 20। तो ऐसे केस में a और b जो होंगे वो वेरिएबल्स होंगे, और जबकि 10 और 20 आपके कांस्टेंट्स होंगे। कांस्टेंट्स ये फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं जिनको कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा a = 10 और b = 20, तो यहाँ पे a = 10, इसका क्या मतलब हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल है जिसमें कि हम 10 को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। a इज इक्वल टू 10 का मतलब ये है, यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज़ किया गया है वो इक्वल साइन नहीं है, ये ऑपरेटर जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, राइट टू लेफ्ट होती है, मतलब राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर ये a इज इक्वल टू 10 है तो इसका मतलब है कि 10 को हम एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं। होता क्या है कि अगर इक्वल साइन होगा तो a इज इक्वल टू a होगा और 10 इज इक्वल टू 10 होगा। अगर ये इक्वल साइन है, इक्वल तो ये होगा, लेकिन यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम 10 को a में असाइन कर देते हैं। यहाँ पे 10 कांस्टेंट है और a वेरिएबल है। लेकिन एक चीज़ और समझिए कि बेसिकली वेरिएबल्स आर द, अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंस्टेंस में अगर हम बात करें तो और ज़्यादा टेक्निकली बात करें तो वेरिएबल्स आर बेसिकली the named memory locations. Named memory locations मतलब कहने का ये है कि जैसे कि मेमोरी है कंप्यूटर की, ये मेमोरी है, ठीक है। जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, मतलब जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर डायनामिक मेमोरी बोल लीजिए, तो वो इस तरह से कंसेक्टिव लोकेशंस के फॉर्म में डिवाइडेड होती है। जैसे कि अगर इस लोकेशन का एड्रेस है आपका 101, तो ये प्रीवियस मतलब एवरी नेक्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस 1, मतलब ये होगा आपका 102 और यहाँ से 103, 104, इस तरह से करके ये कंसेक्टिव लोकेशंस के फॉर्म में इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अभी क्या है कि जैसे कि एक स्टेटमेंट हमने लिखा है यहाँ पे कि a इज इक्वल टू 10, तो कंपाइलर क्या करता है या इंटरप्रेटर क्या करता है कि a नाम से एक मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है और उसके अंदर 10 को स्टोर कर देता है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे लिखा b इज इक्वल टू 20, तो b नाम से एक मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा और उसके अंदर 20 को स्टोर कर देगा। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो वेरिएबल्स आर बेसिकली द नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। मेमोरी लोकेशन के जो नेम होते हैं उनको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि जैसे कि इंटीजर टाइप का डेटा है तो कितना स्पेस रिजर्व करेगा। जैसे कि कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल है, तो कैरेक्टर जो होता है वो बेसिकली 1 बाइट का स्पेस रिजर्व करता है। इंटीजर जो है वो 2 बाइट का स्पेस रिजर्व करता है। इसी तरह से फ्लोट ये 4 बाइट का स्पेस रिजर्व करता है। और डबल की अगर हम बात करें तो ये 8 बाइट्स का स्पेस जो है वो रिजर्व करता है। तो अगर हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा कि a इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये है कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो 2 बाइट्स का एक स्पेस रिजर्व करेगा, उसकी मेमोरी लोकेशन का नाम वो a रख देगा और उसके अंदर जो वैल्यू है वो 10 स्टोर कर देगा। इसी तरह से अगर b इज इक्वल टू 20 लिखा तो फिर से 2 बाइट का मेमोरी स्पेस रिजर्व होगा जिसका नाम b होगा और उसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। क्लियर है ना। तो ये है आपका वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। फिर से समझ लीजिए कि इन जनरल वे वेरिएबल्स आर द वैल्यूज विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, while the constants are the fixed values which cannot be changed during the execution of program. But if we technically say, then variables are normally the named memory locations, ठीक है ना। तो मेमोरी लोकेशंस के नेम को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं एंड द वैल्यूज which is stored in that memory location is generally known as constants, ठीक है ना। तो इस तरह से वेरिएबल्स और कांस्टेंट। तो आज अभी इतना ही रखिए, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एक्सप्रेशन, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको भी समझ लीजिए
कि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इन केस मान लीजिए कभी कभार किसी अनअवॉइडेबल रीज़न के थ्रू या फिर कोई नेटवर्क इशू की वजह से अगर आपका क्लास के टाइम पर वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, जैसा कि शायद हुआ है एक दिन, तो काफ़ी लेट हो गया था, तो ड्यू टू द नेटवर्क और समथिंग सेम टाइप ऑफ इशू, तो ऐसे केस में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे ही वीडियो एक दिन पहले हम YouTube पे अपलोड करेंगे या फिर एक दिन पहले ही यूजुअली अपलोड करते हैं, तो एक दिन पहले जैसे ही YouTube पे अपलोड करेंगे वैसे ही नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास में वीडियो आ जाएगा। आप वीडियो देख लेंगे और एज अ रिजल्टेंट आपकी क्लास मिस नहीं होने पाएगी। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।